हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोगों ने समाजशास्त्र का एक पूरी सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, है ना। उससे रिलेटेड कई वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, है ना। आप उनको स्टार्टिंग से देख सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषाएँ, अर्थ, है ना, और समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, विषय वस्तु क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने समुदाय, समिति, संस्था, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है ये है सामाजिक समूह के बारे में। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड किया था, तो मैंने प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दिया है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग जा कर के देख सकते हैं। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि हम लोगों ने सोशल ग्रुप में या क्या होते हैं सामाजिक समूह, इसके बारे में क्या पढ़ा हुआ था। बहुत डिटेल में इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके सेकंड पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे मेनली। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को आप देखना चाहें तो फर्स्ट पार्ट को आप जो है फर्स्ट वीडियो जो है उसमें जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें ये पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि सामाजिक समूह का अर्थ क्या है, क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता दूं कि सामाजिक समूह क्या होते हैं। जैसे कि समुदाय, समिति, है ना, और सामाजिक समूह, ये सब एक ही से लगते हैं कि सामाजिक समूह का अर्थ है सिर्फ लोगों का समूह, है ना। जहाँ पे बहुत सारे लोग हों हम उसको सामाजिक समूह मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है समाजशास्त्र में। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्यों या स्वार्थों की पूर्ति के लिए परस्पर संबंध का निर्माण करते हैं और अपने व्यवहारों द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उस ग्रुप को हम या उस समूह को हम सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब बहुत सारे लोग हों, एक भीड़ हो, लेकिन वो एक दूसरे से प्रभावित ना हो, एक का असर दूसरे पे ना पड़े, तो हम उसे सामाजिक समूह नहीं कहते हैं। जब वो लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उनके कुछ उद्देश्य होते हैं और उद्देश्य के कारण वो लोग मिलकर के एक ग्रुप बना लेते हैं और एक का व्यवहार दूसरे को प्रभावित करता है, तब हम उसे सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सामाजिक समूह किनको कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं, एक परिवार, जाति समूह, व्यावसायिक संगठन, ये सब सामाजिक समूह के उदाहरण हैं। ठीक है, डेफिनेशंस पढ़ी थी कि हाँ, एक आपसी सहयोग की भावना होती है सामाजिक समूह में, अर्थपूर्ण उत्तेजना एवं प्रत्युत्तर होना आवश्यक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। मैकआवर पेज ने बोला था पारस्परिकता एवं जागरूकता ज़रूरी है सामाजिक समूह के लिए, यानी कि जो भीड़ है केवल, लेकिन भीड़ में लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो वो सामाजिक समूह नहीं है। लेकिन वहीं एक व्यक्ति मान लो निकला और दूसरे के टक्कर लगी और उसने बदले में उसको मारा पीटा या फिर सॉरी बोला, ठीक है, कुछ भी, जो भी, अगर उसने उसके एक्शन का कुछ रिएक्शन दिया है तो हम उसे सामाजिक समूह कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरे का असर, एक का असर दूसरे पे नहीं पड़ रहा है, तो हम उसे सामाजिक समूह नहीं कहेंगे। ठीक है, डिटेल में आप देखना, मैंने फर्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें ये डिस्कस करी हुई हैं। सामाजिक समूह के प्रकार पढ़े थे अलग अलग, जैसे मैकआवर पेज ने संख्या के आधार पर समूहों को 3 भागों में बांटा है। ये डिटेल में मैंने बताया था कि क्षेत्रीय समूह और हितों के प्रति चेतन समूह जिनका निश्चित संगठन होता है, और हितों के प्रति चेतन समूह जिनका निश्चित संगठन नहीं होता है। तो ये मैकआवर और पेज ने 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। सामाजिक समूहों को 3 प्रकार के सामाजिक समूह बताए हैं। ऐसी गिलिन और गिलिन ने भी सामाजिक समूह का वर्गीकरण किया है। इन्होंने किस किस आधार पर किया है? रक्त संबंधी समूह। ठीक है, उन्होंने कहा एक जो रक्त के आधार पर जो समूह बनते हैं उनको भी हम सामाजिक समूह कहेंगे। और दूसरा इन्होंने बताया शारीरिक विशेषताओं के आधार पर समूह, क्षेत्रीय समूह, अस्थिर समूह, स्थायी समूह और सांस्कृतिक समूह। ठीक है, तो ये 6 टाइप के समूह बताए हैं गिलिन और गिलिन में, और ये बच्चों पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको मेंशन भी किया है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जैसे मैकआवर पेज ने 3 टाइप के समूह बताए हैं सामाजिक समूह, ऐसे गिलिन और गिलिन ने 6 प्रकार के सामाजिक समूह बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज देख लेते हैं हम लोग कि समदर ने, है ना, ये बच्चों क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत बेस है ये। अभी देखने में इजी लग रहा है, ये लग रहा होगा कि अरे ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग पूछे जाते हैं कि मैकआवर पेज ने जो सामाजिक समूह बताए हैं वो कितने प्रकार के हैं, किस आधार पर उनको वर्गीकृत किया है। गिलिन और गिलिन ने क्या बताए हैं, किस आधार पर वर्गीकृत किया है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं समदर। ठीक है, तो समदर ने हम की भावना के आधार पर समूहों को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, अंतः समूह और बाह्य समूह। ये पूछा जाता है कि इन ग्रुप, ठीक है, इसको अंतः समूह को बोलते हैं इन ग्रुप और बाह्य समूह को आउट ग्रुप। ओके, तो ये 2 टाइप के समूह किसने बताए हैं? समदर ने बताए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हम की भावना के आधार पर समूहों को अंतः समूह, बाह्य समूह में किसने बांटा है, तो वो है समदर। ठीक है,
ठीक है। अंतः समूह देखिए क्या इन्होंने बताया है कि इस समूह के सदस्य आपस में नज़दीकीपन की मतलब उनमें क्या होता है, थोड़ी क्लोजनेस होती है, ठीक है, अपनत्व की भावना होती है, और अपने ही समूह क्षेत्र भाषा, यानी कि जो उनका समूह होता है उसी के क्षेत्र को, उसकी ही भाषा को वो लोग उच्च मानते हैं और उसी के प्रति समर्पित रहते हैं। यानी कि अंतः समूह का मतलब ये होता है कि जब लोग अपना जो समूह है, यानी कि जिस समूह के वो सदस्य हैं, जिससे वो जुड़े हुए हैं, उसको ही वो अच्छा मानते हैं। जैसे कि जिस गांव के आप हैं तो वो आपका अंतः समूह है, ठीक है, आपका अपना गांव आपका अंतः समूह है। और वहीं कोई दूसरा गांव है तो वो आपके लिए वो क्या है, वो बाह्य समूह हो जाएगा। तो जिस समुदाय के या जिस भी समूह के आप सदस्य होते हैं वो आपका अंतः समूह होता है, और जो दूसरा समूह होता है वो आपके लिए बाह्य समूह हो जाता है, ठीक है। अगर इसको हम देश से अगर हम तुलना करें तो हम मान लो भारत के हैं, तो भारत हमारा क्या है, अंतः समूह है, क्योंकि हम इसके सदस्य हैं, ठीक है, हम इस समूह से संबंधित है, तो हम भाई अपनेपन की भावना है हमें हमारे देश को लेकर के, ठीक है ना। वहीं जो दूसरा कोई भी देश होगा, ठीक है, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी अदर कंट्री है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारा बाह्य समूह हो जाएगा। तो जिस देश के या जिस जगह के जिस भी क्षेत्र से हम संबंधित है वो हमारा अंतः समूह है, और जो हमसे दूसरा समूह है उसको हमने क्या नाम दे दिया, वो बाह्य समूह हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा लोगों में यही रहता है कि वो अपने समूह को ऊंचा स्थान देते हैं ना, उसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं और दूसरे के समूह को उतना अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये किसने बताया है, समदर ने बताया है। बाह्य समूह क्या होता है, इस समूह में हम की भावना और सहानुभूति का थोड़ा सा अभाव होता है, यानी कि उतनी ज़्यादा हम की भावना नहीं पाई जाती है जितनी कि अंतः समूह में होती है। यानी कि व्यक्ति उससे कनेक्टेड नहीं फील करता। जो शत्रु सेना है, भाई हम अगर दो देशों के बीच में मान लो लड़ाई हो रही है तो हम अपने देश से लड़ रहे हैं तो वो हमारा अंतः समूह है, ठीक है, और जो दूसरे देश से जिससे लड़ाई हो रही है वो हमारा बाह्य समूह है। लेकिन वहीं उस देशों के लिए मान लो चाइना और भारत की लड़ाई हो रही है, ठीक है, मान लो सपोज कर लो, ठीक है। अब इंडिया हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा इन ग्रुप है क्योंकि हम इसके सदस्य हैं, लेकिन वहीं और चाइना हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारा आउट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा शत्रु सेना हो गई या कोई भी दूसरा समूह हो गया। वहीं चाइना के लोगों के लिए उनका क्या है, उनका देश उनका इन ग्रुप है क्योंकि वो उसके है ना, उससे संबंधित है, अपनेपन की भावना उनको अपने देश को लेकर है, और भारत उनके लिए क्या हो जाएगा, आउट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो भी धार्मिक समूह होते हैं, कई बार भाई हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो हमारा अंतर समूह है, बाकी जो दूसरे धर्म है वो बाह्य समूह हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। किसने बताया, समदर ने बताया है, अंतर समूह और बाह्य समूह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये हमारा मेन है, ये अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, सेकेंड वीडियो में आज हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। खूब पूछा जाता है कि प्राथमिक और द्वितीयक समूह यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स के बारे में किसने बताया है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चार्ल्स कूले ने, ठीक है, चार्ल्स कूले ने सन 1909 में इनकी एक पुस्तक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबसे पहले इन्होंने प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में बताया है, इस शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। और बाद में इस प्राथमिक समूह से अलग जो समूह विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं उनको द्वितीयक समूह का नाम दे दिया गया, ठीक है। यानी कि इन्होंने द्वितीयक समूह का नाम नहीं लिया था, प्राथमिक समूह के बारे में ही बताया है चार्ल्स कूले ने, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे ग्रुप हैं उनको द्वितीयक समूह कहा जाने लगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि प्राथमिक समूह इन्होंने किसको माना है। अच्छा, इन्होंने जो हमारा परिवार होता है, इन्होंने कहा जो हमारा परिवार है वो हमारा क्या है, प्राथमिक समूह है, ठीक है। यानी कि पहली बात तो इसमें कुछ विशेषताएं हैं कि प्राथमिक समूह किसे कह सकते हैं, जहाँ पे सदस्यों की संख्या लिमिटेड हो, कम हो, आकार छोटा हो, भाई परिवार का आकार लिमिटेड होता है, छोटा होता है, आमने सामने के संबंध होते हैं और अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। देखो, प्राथमिक समूह ऐसा समूह है जिसमें सदस्यों की संख्या कम हो, भाई परिवार में लिमिटेड लोग होते हैं। प्राथमिक समूह में ये माना गया है कि 4-5 लोगों से लेकर के 40 और 50 तक के लोग जो हैं वो हो सकते हैं, तो हम इसको क्या मानते हैं, प्राथमिक समूह मानते हैं। भाई द्वितीयक समूह में लाखों तक संख्या पहुंच सकती है, ठीक है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको हम द्वितीयक समूह, या जो आपका ऑफिस वर्क जहाँ पे आप कर रहे हो, जहाँ पे जॉब कर रहे हो, वो आपका द्वितीयक समूह कहलाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक समूह क्या होता है, उसकी संख्या इतनी हो सकती है 4-5 लोगों से लेकर के 40-50 लोग भी हो सकते हैं। तो सदस्यों की संख्या कम होती है, लघु आकार होता है, आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। भाई परिवार में क्या है, हमारा अपने फैमिली मेम्बर्स जिनसे है वो आमने सामने का रिलेशन है ना, और एक अनौपचारिक संबंध है, हमारे बीच में कोई औपचारिकताएं नहीं है, हम किसी को आप ये वो मतलब दिखावा नहीं करते हैं, है ना, हम जो जैसे हैं वो हम मतलब अनौपचारिक रूप से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताएं हैं कि सदस्यों की संख्या कम होती है, लघु आकार होता है, आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध होते हैं और अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह ही व्यक्ति के स्वभाव, आदर्शों तथा मूल्यों का निर्माण करते हैं।
यानी कि एक छोटा बच्चा है मान लो, तो छोटे बच्चे के लिए उसका परिवार क्या है, वो उसका प्राथमिक समूह है। यानी कि जब वो सबसे पहले किन लोगों के संपर्क में आता है, अपने परिवार के संपर्क में आता है, उन्हीं से वो क्या है चीज़ें सीखता है। उसके मूल्यों का निर्माण अपने ही परिवार में होता है। जो रीति रिवाज हैं वो सीखता है, जो समाज के आदर्श हैं वो भी परिवार में सीख रहा है। उसका जो स्वभाव है वो कैसा होगा, वो उसके परिवार के ऊपर डिपेंड कर रहा है सबसे पहले, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा प्राथमिक समूह ही व्यक्ति के स्वभाव, आदर्शों तथा मूल्यों का निर्माण करते हैं, इसीलिए प्राथमिक समूह का महत्वपूर्ण स्थान होता है इंसान की लाइफ में, ठीक है ना। अब देखो, परिवार के अलावा परिवार तो है ही आपका प्राथमिक समूह की सबसे पहले इन्हीं के संपर्क में आ रहे हैं, इन्हीं से आप चीज़ें सीख रहे हैं। कोई भी बच्चा परिवार में ही चीज़ें सीखना शुरू करता है। फिर उसके अलावा जो पड़ोस होता है, जो पास पड़ोस है हमारा, वो भी प्राथमिक समूह है, क्योंकि फिर पास पड़ोस, जब परिवार से बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बाहर निकला, तो वो कहाँ किन लोगों के संपर्क में जा रहा है, अपने पास पड़ोसियों के संपर्क में जा रहा है, उनसे चीज़ें सीख रहा है, ठीक है। और व्यक्ति क्या, और सामाजिक जीवन में जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आस पड़ोस से सीखना, परिवार से सीखना क्या होता है, वो शुरू कर देता है। फिर जो छोटे छोटे बच्चों का खेल समूह होता है, उसके बाद में वो अपने दोस्तों के साथ, जिनके संग में वो खेलता है, उनके संपर्क में आता है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या, ये प्राथमिक समूह है, परिवार, पड़ोस और जो बच्चों का एक ग्रुप होता है जिनके संग वो खेलते हैं। तो यहीं से उसके स्वभाव, आदर्श, मूल्यों का निर्माण होता है। परंपराएं, रीति रिवाज जो भी हैं, वो सारी चीज़ें वो यहीं से, उसकी जो भी मनोवृत्तियाँ बनती हैं वो सब इन्हीं लोगों से बनती हैं, ठीक है ना। और जिन बच्चों के संग खेल रहा है, उसके जो साथी हैं खेलने के, वो उसके ऊपर अलग अलग तरीके, भाई उसके व्यवहार को एक शेप देने का है ना, वो कैसे काम करेगा, वो सब चीज़ें उसकी वहीं डिसाइड होती हैं प्राथमिक ग्रुप में ही, ठीक है, यानी कि प्राइमरी ग्रुप में, प्राथमिक समूह में, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो प्राथमिक और द्वितीयक, जैसे कि मैंने बताया प्राथमिक समूह परिवार, पड़ोस, बच्चों का जो खेल ग्रुप है, उसको हम प्राथमिक समूह मान लेते हैं, क्योंकि हमारे अनौपचारिक संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, बहुत ज़्यादा आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, और आकार छोटा होता है उस समूह का। वहीं इसके अलावा जो दूसरे ग्रुप होते हैं उनको द्वितीयक समूह कहा जाता है, ठीक है। जो भी हमारा ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, यानी कि उसके बाद में जब हमारा सोशलाइजेशन होता है, बाकी चीज़ें जहाँ से सीख रहे हैं वो द्वितीयक समूह है, ओके। और जो एक हम नाम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक समूह की तरह ही विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले समूह को एक जर्मन के, ठीक है, जर्मन समाजशास्त्री थे टॉनीज, इन्होंने इसको प्राथमिक और द्वितीयक समूह को बहुत पहले ही क्या नाम दिया था इन्होंने, जेमेंसेफ्ट एंड जेसलसेफ्ट। देखो लिखा भी है जेमेंसेफ्ट एंड जेसलसेफ्ट, यानी कि जेमेंसेफ्ट को इन्होंने प्राथमिक समूह की तरह माना है और जेसलसेफ्ट को द्वितीयक समूह की तरह माना है, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि टॉनीज ने प्राथमिक और द्वितीयक समूहों को क्या नाम दिया था, जेमेंसेफ्ट एंड जेसलसेफ्ट, या फिर क्वेश्चन बनता है जेमेंसेफ्ट एंड जेसलसेफ्ट की बात किसने करी है, टॉनीज ने करी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आपके पीजीटी के एग्ज़ाम में, ठीक। फिर प्राथमिक समूह की अवधारणा टॉनीज के, जेमेंसेफ्ट और समनर के अंतः समूह तथा रॉबर्ट रेडफील्ड के लघु समुदाय से मिलती जुलती, यानी कि जो प्राथमिक समूह है, ठीक है, ये जो चीज़ें बाकी लोगों ने बताई, ये नाम अलग अलग हैं लेकिन सब चीज़ें लगभग सेम हैं। उन्होंने कहा प्राथमिक समूह C.H. कूले ने नाम दे दिया है, ठीक है। वहीं जो आपका जेमेंसेफ्ट है, ठीक है, जेमेंसेफ्ट किसने नाम दे दिया है, टॉनीज ने नाम दे दिया है, ठीक है। यही समनर ने क्या नाम दे दिया, समनर ने क्या बोल दिया है, सॉरी इसको हटा सेकेंड, है ना। और इसी को समनर ने क्या कह दिया है, अंतः समूह, यानी कि इन ग्रुप जिसको आप बोल रहे हैं, ये किसने बता दिया है आपका, समनर ने। वहीं इसी को रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या बोल दिया है, लघु समुदाय, ठीक है, रेडफील्ड। ये बात लगभग एक ही चीज़ की हो रही है, बस नाम अलग अलग हैं, ठीक है। यानी कि प्राथमिक समूह जिन लोगों के संग आप पहले संपर्क में आ रहे हैं, जहाँ से आप चीज़ें सीख रहे हैं, लोगों के संग में बहुत घनिष्ठ संबंध है, अनौपचारिक संबंध है, आमने सामने संबंध है। जेमेंसेफ्ट भी सेम यही चीज़ है। अंतर समूह में भी यही है कि हम जिसके सदस्य हैं, अपनेपन की भावना है ना एक, और हम लोग भाई हम उसको ही अच्छा मान रहे हैं, वही प्राथमिक समूह है, वही अंतर समूह, ठीक है। लगभग लगभग सबकी विशेषताएं है, लघु समुदाय भी यही है, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये सब चीज़ें क्या हैं, लगभग लगभग मिलती जुलती हुई चीज़ें हैं। कुछ प्राथमिक समूह की परिभाषाएं देख लेते हैं। ये बच्चों जो पीछे मैंने लिखे हैं ना, ये पूछे भी जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारा, पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्राथमिक समूह की कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कि काफ़ी पूछी जाती हैं इनमें से।
डेफिनेशंस क्या हैं? प्राथमिक समूह के बारे में जिन जिन लोगों ने कुछ बातें कही हैं वो सारी हैं, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट देखते हैं, C.H. कूले ने प्राथमिक समूह क्या बताया, क्या होता है। उन्होंने कहा जिनमें आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध हो, पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। प्राथमिक परिवार है, आमने सामने के संबंध है ना, लोगों से, माँ बाप से, भाई बहनों से डायरेक्टली कनेक्टेड हम उनसे। अनौपचारिक संबंध है, भाई हम किसी से आप या फिर कुछ ऐसा बनावटी नहीं बोलते हैं, है ना। सबसे हम अनौपचारिक रूप से संबंधित है, अपने परिवार से, दोस्तों से। घनिष्ठ संबंध होते हैं तथा उनमें पारस्परिक सहयोग पर आधारित है, ठीक है। C.H. कूले प्राथमिक समूह से तात्पर्य उस समूह से है जिसकी विशेषता आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध तथा अनौपचारिक एवं घनिष्ठ संबंध एवं उसमें पारस्परिक सहयोग पर आधारित है, ठीक है। यानी कि प्राथमिक समूह जो होते हैं उसमें लोगों में एक दूसरे से आमने सामने के संबंध होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं और उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना होती है, ठीक है। ये किसने बताया है? C.H. कूले ने। ये समूह कई प्रकार से प्राथमिक हैं, किंतु मुख्यतः इस अर्थ में है कि वे व्यक्ति की सामाजिक, स्वाभाविक एवं आदर्श मूल्यों का निर्माण में मौलिक होते हैं। यानी कि हमें पता है कि जो प्राथमिक समूह होते हैं वो सामाजिक निर्माण करते हैं, स्वभाव का, इंसान का निर्माण करते हैं, जो भी आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं, इनका निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, C.H. कूले ने ही बोला है कि प्राथमिक समूह क्या करता है, इसको व्यक्तियों का पालना कहा है, ठीक है, पूछा जाता है। C.H. कूले ने प्राथमिक समूह को मानव प्रकृति की वृक्षारोपण या नर्सरी कहा है। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसने प्राथमिक समूह को मानव प्रकृति यानी कि जो ह्यूमन नेचर है उसकी नर्सरी कहा है, क्योंकि व्यक्ति सबसे, नर्सरी का मतलब जहाँ से पहले सीखना शुरू होता है, ठीक है। तो हम जो सीखना शुरू होता है वो प्राथमिक समूहों से ही होता है, परिवार से। भाई बच्चा जन्म लिया तो सबसे पहले चीज़ें किससे सीख रहा है? भाई माँ बाप से सीख रहा है, भाषा सीख रहा है, चलना बैठना, हंसना बोलना, सब चीज़ें कहाँ से सीख रहा है? घर से ही तो सीख रहा है। तो मानव प्रकृति यानी ह्यूमन नेचर की वृक्षारोपण या फिर नर्सरी कहा है किसने? C.H. कूले ने। किसको? प्राथमिक समूहों को, है ना। भाई बाकी फिर वो अपने दोस्तों के संग में खेलता है, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता है, आस पड़ोस से सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट, C.H. कूले ने प्राथमिक समूह को पशु वृत्तियों का मानवीकरण करने वाला एक शक्तिशाली एजेंट बताया। उन्होंने कहा जो अगर इंसान है, ठीक है, वो अगर अपने प्राथमिक समूह में, परिवार में, दोस्तों के संग, इन सबसे नहीं बात करेगा या इनके संग में नहीं रहेगा तो उसकी जो पशु जैसी प्रवृत्तियां हैं उनका मानवीकरण नहीं हो पाएगा, यानी कि जो समाजीकरण होता है वो नहीं हो पाएगा, है ना। समाजीकरण क्या है? भाई इंसान जन्म लिया, वो कुछ चीज़ें आती ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब वो समाज में रहता है तब वो चीज़ें सीखता है, उसको हम क्या कहते हैं? समाजीकरण। तो समाजीकरण होता है मनुष्य को समाज में रहने के लायक बनाना, है ना। वो ज़िंदगी भर उसका समाजीकरण होता रहता है। तो C.H. कूले ने क्या बोला? प्राथमिक समूह का कई काम बता दिए। तो व्यक्तियों का पालना कहा है C.H. कूले ने, मानव प्रकृति की पोषिका या नर्सरी कहा है, और मानव की जो पशु प्रवृत्तियाँ हैं उनका मानवीकरण करने वाला एक एजेंट बताया है प्राथमिक समूह को, ठीक है। उन्होंने कहा हमारी जो चीज़ें हैं उनको ह्यूमनाइज्ड करता है। फिर नेक्स्ट है, सोरोकिन ने प्राथमिक समूह को सुपरिचित समूह कहा है, ठीक है। यानी सुपरिचित यानी कि बच्चा जिनसे या कोई भी इंसान जिनसे परिचित होता है बहुत अच्छे से, भाई परिवार से, जिनके संग खेल रहा है, आस पड़ोस से, वो उसके सुपरिचित समूह होते हैं। तो सोरोकिन ने प्राथमिक समूह को क्या कहा है? सुपरिचित, जिनको वो अच्छे से जानता है, ऐसे समूह। नेक्स्ट, लुंडबर्ग ने प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों से है जो एक दूसरे के साथ घनिष्ठ, सामान्य एवं व्यक्तिगत ढंग से व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछी जाती है, ध्यान रखना। घनिष्ठ, सामान्य एवं व्यक्तिगत ढंग से जब व्यक्ति एक दूसरे के संग व्यवहार करते हैं तो उसको इन्होंने क्या बोला है? प्राथमिक समूह बोला है। ब्रूम के अनुसार प्राथमिक समूह समाज एवं व्यक्ति के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। प्राथमिक समूह को इन्होंने समाज और व्यक्ति के बीच की कड़ी माना है, ठीक है। यानी कि परिवार, अगर हम परिवार को प्राथमिक समूह मान लें तो ये समाज और व्यक्ति को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? मान लो व्यक्ति यानी कि एक बच्चा है छोटा, उसने जन्म लिया, उसको समाज से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? परिवार। और परिवार क्या है? प्राथमिक समूह। तो ब्रूम ने क्या कहा है? प्राथमिक समूह को समाज एवं व्यक्ति के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना है, ठीक है। परिवार के अलावा पड़ोस या उसके जो खेल के साथी, किसी को भी रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार प्राथमिक समूह हमारे लोकाचारों की जन्मस्थली तथा निष्ठाओं की परिचारिका है। यानी कि प्राथमिक समूह से ही हम जो लोकाचार हैं वो सब सीख रहे हैं, वहीं से उनका जन्म हो रहा है, और जो भी सारी चीज़ें मतलब सीख रहे हैं, कुल मिला के हम प्राथमिक समूहों से सीखते हैं, ठीक है। फिर फेरिस के अनुसार आमने सामने के संबंध प्राथमिक समूह के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि जो अभी तक हम पढ़ रहे थे
जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, C.H. फूले ने कहा है कि आमने सामने का संबंध, ये देखो ये लिखा ना, आमने सामने का संबंध उन्होंने बोला था C.H. फूले ने प्राथमिक समूहों के लिए। लेकिन फेरिस ने इस चीज़ को नकार दिया है कि उन्होंने ये बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्राथमिक समूह हैं उनमें आमने सामने का संबंध हो ही। ठीक है, इसके लिए उन्होंने बताया भी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए इसको पूरा मैंने जो है ये लाइन समझ में आ जाए कि फेरिस ने ऐसा क्यों कहा है, उन्होंने क्यों कहा है कि आमने सामने का संबंध होना प्राथमिक समूह के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, प्राथमिक समूह के लिए उपयुक्त विवेचन, एक सेकेंड, के आधार पर कुछ विद्वानों ने इसे आमने सामने के संबंधों पर आधारित समूह तक कह दिया है। लेकिन फेरिस है ना, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, कि वो उसको नहीं मानते हैं। फेरिस का कथन है कि केवल आमने सामने के संबंध होना ही प्राथमिक समूहों की एकमात्र कसौटी नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आमने सामने के संबंध हैं तो हम उसको प्राथमिक समूह मान ही लें। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जैसे जो न्यायालय होते हैं, कोर्ट्स होते हैं ना, कोर्ट में वही जो वकील होते हैं और जज बैठे होते हैं, है ना, अपराधी, गवाह, ये सब लोग क्या आमने सामने बैठे हुए होते हैं ना, आमने सामने के संबंध होते हैं इनमें, उसके द्वारा वो इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन न्यायालय को अथवा ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम प्राथमिक समूह नहीं कह सकते हैं, है ना, यानी कि जो जज बैठा है, वकील है, अपराधी भी हैं वहाँ, गवाह भी बैठे हैं, लोग भी, सब लोग हैं वहाँ पे, लेकिन वही आमने सामने के संबंध तो हैं उनके बीच में, लेकिन हम उनको प्राथमिक समूह नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसीलिए कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आमने सामने के संबंध हैं तो हम उसको जो है वो प्राथमिक समूह मान ही लें। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो रक्त समूह होते हैं, वही जो नातेदार होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो ज़रूरी थोड़ी ना सब एक ही जगह रह रहे हो, दूर दूर जगह भी रह रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन उनके बीच में क्या है, एक पारस्परिक एकता पाई जाती है ना, वो हमेशा बनी रहती है कि भाई हाँ, हम एक ही घर से बिलोंग करते हैं, हम रिश्तेदार हैं, आपस में रिलेटिव हैं, है ना, और उनमें आपस में हम की भावना रहती है कि हाँ भाई हम एक ही जगह से हैं, हम सब एक ही हैं। ठीक है, तो वो उसको हम प्राथमिक समूह मान लेते हैं। ठीक, तो उन्होंने यही बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि आमने सामने का संबंध होना ही ज़रूरी हो। इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि जब कभी भी कुछ व्यक्ति घनिष्ठता अथवा हम की भावना से बंधकर अंतःक्रिया करते हैं, यानी इंटरेक्शन करते हैं, तथा समूह के हित के सामने निजी स्वार्थों का बलिदान करने को तैयार रहते हैं, तब ऐसे समूह को हम प्राथमिक समूह कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपना फ़ायदा ना देख करके अपने जो समूह हैं उसके बारे में सोचें, उसके लिए अपने स्वार्थों को बलिदान कर दें, उनमें हम की भावना हो और उसके आधार पर ही वो अंतःक्रिया करें, तो ऐसे समूह को हम प्राथमिक समूह कहते हैं। ठीक है, तो फेरिस ने क्या बोला है कि आमने सामने के संबंध को आवश्यक नहीं माना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वहीं C.H. फूले ने माना है। ठीक है, फूले के अनुसार सामाजिक समूहों की विशेषताएँ क्या क्या हैं, देखो उन्होंने कहा आमने सामने के संबंध होने चाहिए। दूसरा, उद्देश्य समान होते हैं, जो एक समूह के लोग हैं, परिवार है, परिवार में सबका उद्देश्य समान है, हाँ, परिवार को चलाना, बच्चों का लालन पालन करना, ठीक है, उनका समाजीकरण करना, तो ये क्या, ये परिवार के उद्देश्य हैं। तो उन्होंने कहा जो एक समूह के लोग होते हैं उनका उद्देश्य लगभग सबका समान होता है, स्थायी होते हैं, छोटा आकार होता है प्राथमिक समूह का, और आपस में घनिष्ठता होती है, यानी कि लोग आपस में जो है उनमें भी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है, अपनेपन की भावना होती है। ठीक है, तो C.H. फूले ने ये सामाजिक समूह की कुछ विशेषताएं बताई हैं, ये पांचों हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा फेयर चाइल्ड जो है, जो मैंने बताया था कि जो प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या है वो कितना 3 और 4 से, यानी 3-4 लोगों से लेकर के जो है आपका 50-60 लोगों तक हो सकती है। ये किसने कहा है, फेयर चाइल्ड ने कहा है। ओके, तो ये C.H. फूले के अनुसार सामाजिक समूह की विशेषताएं हैं। फिर जॉर्ज सिमेल ने भी कुछ प्राथमिक समूह की विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा लघु आकार, वही सेम जो उन्होंने बताया था कि भाई प्राथमिक समूह में समूह जो होते हैं उसका आकार छोटा होता है। उन्होंने कहा इसका स्वतः विकास होता है। अगला, प्रत्यक्ष संबंध, यानी कि आमने सामने के संबंध होते हैं। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ संबंध होते हैं, है ना, हम की भावना होती है, वी फीलिंग होती है, आपस में ज़्यादा वो लोग कनेक्टेड होते हैं। अनौपचारिक संबंध होते हैं, पता है भाई परिवार वगैरह हो गया, अनौपचारिक संबंध होते हैं। समाजीकरण के अभिकरण के रूप में होते हैं प्राथमिक समूह, यानी कि समाजीकरण का कार्य करते हैं ये। तुलनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, लक्ष्यों की सहायता के लिए होते हैं, और सर्वव्यापक, यानी कि सभी जगह प्राथमिक समूह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि जॉर्ज सिमेल ने बताई हैं। ठीक है, अलग से नहीं पूछेगा, लेकिन बस इसको आप ऐसी जनरली याद रख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों, ये एक क्वेश्चन GDC में आया था, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि प्राथमिक समूह के लिए, हाँ, मतलब प्राथमिक समूह की बाह्य विशेषताएं और आंतरिक विशेषताएं किसने बताई हैं। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाए किंग्सले डेविस ने। तो किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह की 2 विशेषताएं बताई हैं, बाह्य विशेषताएं और आंतरिक विशेषताएं। बाह्य विशेषताओं में क्या क्या हो जाएगा भाई, शारीरिक समीपता,
यानी कि भाई लोग आसपास ही रह रहे होते हैं। समूह का लघु आकार और संबंधों की अवधि। ठीक है, तो इन्होंने ये बाहरी विशेषताएं बताई हैं जो कि एक प्राथमिक समूह होने के लिए आवश्यक। उसके बाद में आंतरिक विशेषताएं बताई हैं, यानी कि ऐसी विशेषताएं जो कि हम देख नहीं सकते हैं। भाई ये जो है शारीरिक समीपता, लघु आकार और ये सब संबंधों की अवधि, ये तो देखा जा सकता है, तो ये बाहरी विशेषताएं बता दी किंग्सले डेविस ने। ठीक है, ये नाम याद रखना बच्चों। उसके बाद में आंतरिक विशेषताएं ऐसी विशेषताएं जिन्हें हम देख नहीं सकते, यानी कि इनका उद्देश्य क्या होता है, वो समान होता है। देखो कैसे, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि उद्देश्यों की समानता का क्या मतलब है। ठीक है, जो विशेषता बताई है इन्होंने, जैसे कि एक एग्जाम्पल में परिवार है ना। अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि जो परिवार है वो क्या है, एक प्राइमरी ग्रुप है, एक प्राथमिक समूह है। ठीक है, अब परिवार में एक माँ है, माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है ना, और उसकी देखभाल करने के लिए करती है तो वो मतलब इतना ज़्यादा उसमें बिजी हो जाती है कि वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखती। देखा है ना हम लोगों ने अपने घरों में कि हमारी माएँ हम लोग का ध्यान रखने में इतना बिजी रहती हैं कि वो अपने जो है अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी चिंता नहीं करती हैं। ठीक है, तो उसका कारण ये नहीं है कि ये उनका बच्चे की देखभाल करना उनका कतई अंतिम उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन बस ये है कि जो बच्चे का सुख दुख है वही माँ का भी सुख दुख बन जाता है। ठीक है, तो उसमें लक्ष्यों की क्या है, ये समानता होती है। ऐसी खेल के साथ ही भी व्यक्तिवादिता का सहारा ना लेकर समान उद्देश्य को ही प्राथमिकता देते हैं। मतलब वो ये देखते हैं, हाँ ठीक है हम सब, वो वी फीलिंग उनके अंदर पैदा हो जाती है ना जब बच्चे साथ में खेलते हैं तो। ठीक, तो इसमें यही है कि जो प्राथमिक समूह होते हैं उसमें प्रत्येक सदस्य दूसरे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, यानी कि दूसरे को भी ध्यान में रखता है, केवल अपना ही लक्ष्य नहीं देखता है बल्कि दूसरे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो उद्देश्यों की समानता होती है। फिर अगला है संबंध स्वयं साध्य होते हैं इसमें। ठीक है, कि हाँ ये मतलब यही है कि एक ये साध्य है आपका, है ना, किसी भी चीज़, ये एक अपने आप में एक उद्देश्य है। संबंध व्यक्तिक होते हैं, इन्होंने कहा है जो लोगों के बीच में संबंध होते हैं। और अगला है संबंध संपूर्ण होते हैं अपने आप में। प्राथमिक समूह में लोगों के बीच जो संबंध होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। और प्राथमिक समूह में जो होता है वो नियंत्रण, है ना, या जो प्राथमिक समूह होते हैं वो लोगों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं बताई हैं आपकी जो है किंग्सले डेविस ने बताई हैं। वे ये नियंत्रण कैसे स्थापित करते हैं, प्राथमिक नियंत्रण कैसे लोगों पे, जैसे कि जो हमारे वे कानून बनते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कानून जो है वो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही काम परिवार बहुत आसानी से कर लेता है। यानी कि परिवार जो होते हैं वो अपने घर में मतलब जो भी लोग हैं उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने का काम कर लेता है बहुत आसानी से। यानी कि वो प्राथमिक समूह है वो बहुत आसानी से जो लोग हैं उनके ऊपर नियंत्रण कर लेता है। ठीक है, तो ये दो तरीके की विशेषताएं बताई हैं आपके किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह का महत्व तो है कि भाई ये क्या क्या इसका कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, अपने आप लिख लेना उसको, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, जिसमें उन्होंने बोला है कि प्राथमिक समूह जो होते हैं वो गुणों का विकास करते हैं, यानी कि जो मानवीय गुण होते हैं उनको विकास करने का काम करते हैं। भाई एक परिवार में लोग रह रहे होते हैं तो उसमें बच्चा जब शुरू में सीखता है तो सहानुभूति, दया, त्याग, प्रेम, सहनशीलता, सहयोग, ये सारे जो मानवीय गुण हैं वो कहाँ से आ रहे हैं उसे, वो प्राथमिक जो समूह है उन्हीं से वो सीखता है। ठीक है, तो उन्होंने मेरिल ने कहा भी है कि प्राथमिक समूहों को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो प्राथमिक समूह है उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने बताया है कि मानवीय गुणों का विकास करना। किसने बताया है? मेरिल ने। ठीक है, प्राथमिक समूह का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? मानवीय गुणों का विकास करना। दूसरा कार्य है या दूसरा महत्व इम्पोर्टेंस क्या है दूसरी, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, यानी कि एक भावात्मक सुरक्षा या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं जो प्राथमिक समूह होते हैं। जो स्टीवर्ट और गिलिन हैं उन्होंने प्राथमिक समूह को भावात्मक और मानसिक सुरक्षा का स्रोत भी कहा है। ठीक है, यानी कि जो प्राथमिक समूह, अगर हम केवल सबसे पहले आप बस प्राथमिक समूह के नाम पे अभी आप परिवार को ही एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। ठीक है, तो वो हमें एक भावात्मक सुरक्षा प्रदान करता है, एक मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। होता है ना, कई बार हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कुछ होते हैं, तो वही हमें ये लगता है कि हाँ अगर हम परिवार के संग में होते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें ठीक लगने लगती हैं, कोई ना कोई बड़ा बूढ़ा वो हमें समझा देता है कोई चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी एक जो है एक सुरक्षा की भावना आती है प्राथमिक समूहों से, है ना।
और चाहे कोई भी बच्चा हो, वृद्ध हो, बहुत कोई बीमार इंसान हो या कोई गरीब हो या बहुत संपन्न हो, ठीक है, लेकिन जो ये सभी हैं वो प्राथमिक समूह से उसी तरह की सुविधाएं प्रदान करके एक मानसिक रूप से सुरक्षित बनाते हैं, ठीक है ना। स्वस्थ मनोरंजन होता है प्राथमिक समूहों में। वही पहले के टाइम पे वही क्या हो रहा है, शादी बारातें हो रही हैं, इंसान उसमें बिजी हो जा रहा है, कई बार देखा ना वो बुलौआ वगैरह होता है ना, सभी क्या होता होगा, बर्थडे हो रहा है, छोटा मोटा फंक्शन हो रहा है, तो वो क्या है, उस एक स्वस्थ मनोरंजन प्राथमिक समूह में हो जाता है व्यक्ति का, ठीक है। नियंत्रण में योगदान देता ही देता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा ही था कि कैसे परिवार जो है व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करने का काम करता है, व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है आपके प्राथमिक समूहों का, कि हमारे जो लोग होते हैं, लोगों के व्यक्तित्व को उनके व्यक्तित्व के निर्माण करने का काम कौन करता है, प्राथमिक समूह ही करते हैं, ठीक है। व्यक्ति का समाजीकरण करना, उसका व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये सब काम हमारे प्राथमिक समूह करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृतियों का संचार करना, फिर है आंतरिक संतोष की प्राप्ति, और व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी तो माना ही गया है प्राथमिक समूहों को। फिर व्यक्ति की कार्य क्षमता में भी वृद्धि करते हैं और पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण करते हैं। ये हमने पॉइंट्स पिछले अभी थोड़ी देर पहले इसको कर लिया था, ठीक है। कुछ ना समझ में आया तो बताना, अदरवाइज़ वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता रहा है। तो ये इम्पोर्टेंस बताई हैं आपकी सारी, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, ठीक है, ये आप लोग ध्यान से देख लेना बच्चों। फिर उसके बाद में इस वीडियो को बच्चों यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आगे के प्राथमिक समूह के महत्व तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है ऑलरेडी, जो है आपकी ½ एन आवर की हो गई है। तो अब अगला जो हम पॉइंट्स हैं कुछ, उसको थर्ड पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। प्राथमिक समूह के बाद में अभी द्वितीय समूह भी आपका बचा है, तो उसको भी हम थर्ड वीडियो में कवर करेंगे, ओके। यहाँ तक कुछ अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में करके बता देना, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो भी बताना, प्लस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएँ, ठीक है, ओके। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।